सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि आपके बोर्ड का सिलेबस हम करेंगे आरटी अकेडमी पर आपके साथ। क्लास 12 चल रही है, रे ऑप्टिक्स सेशन चल रहा है और आज का जो एजेंडा है वो है रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने का। नया फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, देखें क्या है, गौर से देखिए। यहाँ पर ऊपर जो आपको दिखाया गया है वो है मीडियम 1। मीडियम मतलब कोई भी ऑप्टिकल मटेरियल, और नीचे जो मीडियम दिखाया गया है वो आपको दिखाया गया है मीडियम 2। मीडियम 1 मतलब कोई मटेरियल, मीडियम 2 मतलब कोई मटेरियल। लाइट को अगर वेव की तरह कंसीडर करें तो वेव की स्पीड वेव के प्रोपेगेटिंग मीडियम पर डिपेंड करती है। तो ऊपर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 और नीचे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v2 चेंज हुई। इस चेंज होने की वजह से आप पाते हैं कि लाइट जिस पाथ पर जाना चाहती थी उस पाथ पर नहीं जाती, और नहीं जाती तो उसमें कुछ बेंडिंग हो जाती है। ये बेंड हो जाना, लाइट का मीडियम बदलते ही उसका स्पीड बदल देना, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। इस मीडियम में आ रही थी, उसे सीधा जाना था, बेंड हो गई। अभी बेंड कैसे होगी कैसे नहीं होगी इसकी चर्चा करते हैं। आइए, मान लीजिए कि आपके पास दो मीडियम, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। यहां पर एक रे आ रही है और अब एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे बच्चों, हम यहाँ पे स्पीड v1 बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पीड v2 बोल रहे हैं। v1 ग्रेटर देन v2 बोलेंगे तो फर्स्ट मीडियम जो है वो रेयरर हो जाएगा और सेकंड मीडियम जो है वो डेंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, रेयरर मतलब जहां स्पीड ज्यादा और डेंसर मतलब जहां स्पीड कम। अच्छा चलो आगे की चर्चा करो। देखो, पूरी संभावना है कि v1 कम हो और v2 ज्यादा हो, तो लॉजिकली v2 जो है वो रेयरर हो जाएगा सेकंड मीडियम, और फर्स्ट मीडियम जो है वो डेंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से भी कोई रे आ ही रही हो, फिर से यहां नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर लो फटाफट। अब गौर से देखना, ये रे जो है अगर ये जाना चाहे तो ये अपने ही पाथ पर जाना चाहती थी, लेकिन स्पीड बदल जाने की वजह से ऐसे ओब्लिक इंसिडेंट्स में ये रे अपने पाथ पर नहीं जाती, मुड़ जाती। इसी प्रकार से ये रे भी अपने पाथ पर ही जाना चाहती थी, पर स्पीड बदल जाने की वजह से, रिफ्रैक्शन हो जाने की वजह से ये अपना पाथ बदल लेती है और मुड़ जाती है। आप ये देख रहे हैं कि किसी एक केस में मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया और किसी दूसरे केस में मैंने इसे एंटी क्लॉक घुमा दिया। क्लॉक और एंटी क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखें कि यहां पर रेयरर टू डेंसर ट्रांसमिशन हो रहा है। रेयरर टू डेंसर जब भी जाएगी तो रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। याद रखने वाली बात है, कैसे मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी कभी बेटा यहां से रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। अब देखिए कुछ चीजें इसमें डिफाइन की गई। नॉर्मल के साथ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इंटरफेस के साथ परपेंडिकुलर। रिफ्रैक्शन में सीखा है नॉर्मल तो बताइए। इंसिडेंट रे का एंगल इंसिडेंस का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। यहां देखें ये है एंगल I और यहां देखें तो ये है एंगल R। लॉजिकली यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस केस में I ग्रेटर देन R है क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी है, तो यहां आपको दिखाई देगा I स्मॉलर देन R है। ये ऐसे इस तरह से रे होती है, बात खत्म हो जाती है। चलिए अगली चीज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बातें करते हैं। जैसे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करते थे, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं और हमें याद भी रखने होते हैं। तो चलो आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं। फर्स्ट लॉ वही, नॉर्मल कैसे डिजाइन किया जाए, जैसा वहां नॉर्मल डिजाइन करते थे वैसे यहां नॉर्मल डिजाइन करते हैं, तो लॉजिकली नॉर्मल की डेफिनेशन तो सेम ही। क्या है भैया फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड लिखना था, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. Incident ray, reflected ray, sorry, refracted ray, normal lie in the same plane. वही पुरानी कहानी कि नॉर्मल जो है वो इंटरफेस पे बनेगा, ठीक। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब आप डिफाइन करें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, और फिर रिफ्रैक्शन का लॉ भी डिफाइन करें, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और इनके साइन निकालें, इनके साइन का रेशियो निकालें, तो ये रेशियो जो है ये आता है कांस्टेंट। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये रेशियो ये आएगा कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा दो मटेरियल के लिए नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो बहुत अच्छी बात। ये क्या होगा तो चलो देखते हैं। ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो है ना बेटा, ये बनेगा v1 अपॉन v2, और इसी को लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ध्यान रखें मीडियम बदलने से स्पीड और वेवलेंथ बदल जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है, बदलती नहीं है। तो यहां लिख लेना चाहिए फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है, ठीक है, अच्छी बात है। sin बाय sin r इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। किसी मीडियम में क्या स्पीड की लाइट है, लाइट की क्या स्पीड है वो तो फिक्स है। किसी दूसरे मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट है वो भी फिक्स है, यानी v1 v2 फिक्स है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 फिक्स है, तो sin r बाय sin r फिक्स है। अच्छा v1 कौन, v1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट जहां से लाइट आएगी, वन और टू की परिभाषा, वन और टू नाम से नहीं, वन और टू की परिभाषा जो है वो इस बात से कि लाइट कहां से आ रही है और कहां जा रही है। क्या दिमाग में रखना है, जहां से लाइट आ रही है वो मीडियम 1 है, जहां लाइट जा रही है वो मीडियम 2 है। अब 1 2 3 किसी का भी नाम दे दो, बस 1 की डेफिनेशन में उसे रखोगे जहां से लाइट आ रही, 2 की डेफिनेशन में उसे रखोगे जहां लाइट जा रही। फिलहाल ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, v1 अपॉन v2 भी तो कांस्टेंट ही निकल कर आएगा। ये जो कांस्टेंट निकल कर आया है इसे हम नाम दिया करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा ये जिसे आप यहां पर sin i by sin r इक्वल टू कांस्टेंट देख रहे हैं, ये एक्चुअली कहलाता है स्नेल्स लॉ। स्नेलियस नाम के आदमी थे, कोई और भी इनके साथ व्यक्ति था, दो लोगों ने इस तरह के लॉ का कुछ सॉल्यूशन निकाला और ये ढूंढा गया sin i by sin r हमेशा कांस्टेंट रहता है दो मीडियम के लिए, तो इसे स्नेल्स लॉ आज तक बोला जाता है। फिलहाल अगली बातें करते हैं। आप जानते हैं कि लिखा गया है sin ऑफ i डिवाइडेड बाय sin ऑफ r इक्वल टू n21। n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 कहलाता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये विस्तृत स्वरूप है हमारे स्नेल्स लॉ का। n21, 2 का मतलब जहां रे जा रही है, 1 का मतलब जहां से रे आ रही है। इस कंसेप्शन को बदलना नहीं है, और नहीं बदलेंगे तो बिना किसी ज्यादा जुगाड़ के चीजें हमेशा सही होती रहेंगी, इसी एक कॉन्सेप्ट से कि जहां जा रही है वो 2, जहां से आ रही है वो 1, इस तरह से v1 by v2। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बनाने जाएं तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, सबसे पहली बात। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और जो यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं है। कारण क्या है, sin i by sin r दोनों यूनिटलेस है, v1 by v2 सेम क्वांटिटी है, लैम्डा 1 by लैम्डा 2 सेम क्वांटिटी है, निपट जा रहा है, कोई यूनिट बची नहीं रही।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो बेसिकली बताता है टेल्स अबाउट हाउ मच स्पीड चेंज अकर्स। रिफ्रैक्शन के दौरान दो मीडियम में स्पीड की लाइट में कितना चेंज आया इसके बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा तुम कहोगे कि चेंज इन स्पीड उतना ज्यादा आएगा। एक और बात ध्यान देना, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड हो रही है, तो ध्यान देना बेटा ऑब्लिक इंसिडेंस में जो बेंडिंग है डिपेंड्स ऑन चेंज इन स्पीड। जितना ज्यादा चेंज इन स्पीड लाओगे उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। तो तुम ऐसा भी कह सकते हो कि चाहे टुवर्ड्स नॉर्मल और चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाओगे बेंडिंग उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ये क्लियर किया जा रहा है कि रे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रे की बेंडिंग नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान दें ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितनी प्रजाति में पाया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमें थोड़े बहुत कमेंट करने चाहिए। देखो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, गौर से देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट और एक इसके कंट्रास्ट में पढ़ेंगे रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, गौर से देखो। एब्सोल्यूट का मतलब है कि लाइट एयर से आ रही हो या वैक्यूम से आ रही हो और किसी मीडियम में जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। यानी लाइट आ रही है एयर से और या वैक्यूम से और जा रही किसी मीडियम में, इस तरह से। देख ये रहा ऊपर का जो मीडियम, इसको आप एयर लिख लीजिए या वैक्यूम लिख लीजिए। नीचे जो है वो कोई ना कोई मीडियम है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, व्हाटएवर, इस तरह की चीजें ये है। अब आप जानते हैं कि सबसे तेज स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में या एयर में ही होता है, तो बाकी सब में तो स्पीड कम ही है। और अगर स्पीड कम है बाकी सब में तो लॉजिकली बाकी सब मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उनसे डेंसर ही रहेंगे। तो अगर एयर से किसी भी मीडियम में रे जा रही है तो वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल ही मुड़ेगी, आर छोटा होगा आई बड़ा होगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को सी बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है वी। आप बेटे यहाँ पर लगाएंगे अगर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर और आप इसको लिख देंगे बेटा एन ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसे लिखा जाएगा c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय v स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे ऐसे, तो हमने लिखा a ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको जनरली हम a ऑफ मीडियम ही लिख देते हैं। जब ना बताया जाए किसके रिस्पेक्ट में तो मान के चलना है कि वो एब्सोल्यूट टाइप का एयर के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं c अपॉन v। इस तरह की बात दिमाग में रखें, इसे ये एब्सोल्यूट कहला रहा है। अच्छा अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसकी रिस्पेक्ट में निकालोगे? अरे जब एब्सोल्यूट निकालोगे तो एयर की रिस्पेक्ट में निकालोगे। एयर से आ रही है एयर में जा रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो हम लोग हमेशा 1 लिखा करते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड। आइए देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, हवा और वैक्यूम को छोड़कर किसी और मीडियम की रिस्पेक्ट में अगर निकाला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो कहलाएगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह की बात है। ये रहा, आप फिर इसमें कुछ I कुछ R मार्क कर लीजिए। यहाँ स्पीड v1 लिखिए, यहाँ स्पीड v2 लिखिए और फिर यहाँ लिखिए साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल टू v1 अपॉन v2 और इसे आप कहिए n2 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जहां से आ रही है उसकी रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, दिमाग में रहनी चाहिए। जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से आ रही है उसकी रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और जितनी भी रेज बनाए दीज आर रेज, इनकी डायरेक्शंस हैं, तो एरो बनाना ना भूलें। तो ये रहे रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, हमें इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि चीजों को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के फॉर्म में ना लिखें जबकि एब्सोल्यूट के टर्म में लिखें। तो चलो एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में कोई संबंध ढूंढ लेते हैं। संबंध देखो बेटा कैसे निकलेगा। संबंध बड़ा आसान, हमने यहाँ पर कोई एक रे बनाई या इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बना के ऐसे किया और ये रे थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। कोई जरूरी नहीं कि ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़े, मैंने जानबूझकर यहाँ पर रेयरर से डेंसर का ट्रांसमिशन कंसीडर किया है, अन्यथा पे कुछ भी हो सकता है। रे आ रही है ऐसे और जा रही है बेटा ऐसे, ठीक। इस एंगल को आप देखोगे तो आप आई बोलोगे, इस एंगल को देखोगे तो आप आर बोलोगे। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 स्पीड्स दे रखी हैं। मैंने v1 को ज्यादा माना है v2 से, तो लॉजिकली जो ऊपर वाला मीडियम है वो रेयरर है और जो नीचे वाला मीडियम है वो डेंसर है। और मैंने कहा कि इसमें जरा स्नेल्स लॉ लगाओ, तो तुम कहोगे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और मैं यहाँ पे तुम्हें कह रहा हूँ कि ये चीज तो v1 अपॉन v2 होगी, जहां से आ रही है उसकी स्पीड ऊपर और जहां जा रही है उसकी स्पीड नीचे, जहां से आ रही है उसकी स्पीड ऊपर, जहां जा रही है उसकी स्पीड नीचे। ये और इसे तुम लिख सकते हो n21, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, जहां जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से आ रही है उसकी रिस्पेक्ट में। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अच्छे बच्चे हैं, गौर से देखो बच्चों। हम इस v1 अपॉन v2 को c और c से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम ये करेंगे तो हम पाएंगे कि यार ये तो v1 अपॉन v2 इंटू c अपॉन c लिखा है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल सकता है क्या? जरूर चल सकता है। इस c अपॉन v2 को यही रहने दो, नीचे वाले c को थर्ड प्लेस पे ले आओ, ऊपर वाले v1 को फोर्थ प्लेस पे ले आओ। अगर आप देखो इसे यहाँ और इसे यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तो दोबारा उसी प्लेस पर पहुंच जाओगे। बट मेरा एजेंडा जो है इसे मल्टीप्लाई कराने का नहीं है, जबकि मेरा एजेंडा जो है उसे अलग शक्ल से देखने का है। जरा इसे देखो और जरा इसे देखो, इन दो चीजों को देखो, बड़ी प्यारी सुंदर चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है, वो भी एयर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 का है, वो भी एयर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट, क्योंकि c ऊपर और v1 नीचे, एयर की स्पीड ऊपर और मीडियम की स्पीड नीचे। अरे ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, ये ऊपर वाला तो 2 के रिस्पेक्ट में। अरे वाह, इसका मतलब मुझे तुरंत आंसर मिलता है, वो ये है कि n21 का मतलब आता है n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 जो है इनमें से n1 और n2 ये दो टर्म्स जो है बेटा वो हमें वैक्यूम की रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में बताए गए हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो स्नेल्स लॉ एक बार दोबारा लिख लेते हैं, तो सेटल कर लेते हैं। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू n21, इसी को लिखेंगे n2 अपॉन n1, इसी को लिखेंगे v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बहुत ज्यादा लैम्डा और v की जरूरत नहीं पड़ेगी, n1 अपॉन n2 से बहुत सारे काम बन जाएंगे। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कहानी है, छोटी मोटी है पर अच्छी। अच्छा, इसी जगह से कोई बच्चा तुरंत यहाँ से एक बात कैप्चर करेगा, कहेगा सर इस वाले और इस वाले को पकड़ो, देखो क्या बन रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आएगा बेटा साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। आपको एक बात पता चला, जहां पर इंसिडेंस का एंगल है वो फर्स्ट मीडियम है, जहां पर रिफ्रैक्शन का एंगल है वो सेकंड मीडियम है। कितनी खूबसूरत बात है कि आपको इस फॉर्मूले में ये भी याद नहीं रखना कहां से आ रही कहां से जा रही। जहां आई है वहीं से आ रही है तो n1 वो है, जहां जा रही है वहां r है तो वो n2 है। जो बोल रहा था वो इस फॉर्मूले में आ गया है। अब घूम फिर के जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बेटा वो ये रखना है कि n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अच्छा, एक नई चीज है जिसे हम बोला करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या चीज है वो देखो। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट को अगर किसी एक मीडियम से दूसरे में भेजा जाए और दूसरे मीडियम में अगर लाइट को अपने ही पाथ पे रिट्रेस करा दिया जाए तो दोबारा रिफ्लेक्शन करके अपने पहले मीडियम में भी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। कम समझ आता है, करके ज्यादा आता है, गौर से देखो।
देखना बेटा, मैंने तुमसे ये कहा कि इस तरह से कोई एक रे आ रही है और ये है मीडियम 1 और ये है बेटा मीडियम 2। यहाँ स्पीड बच्चा v1, यहाँ स्पीड बच्चा v2। तो लॉजिकली यहाँ का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और हम अब एब्सोल्यूट टर्म में ही बातें करेंगे। अगर रिलेटिव लिखना भी होगा तो रेशियो में करके लिख लेंगे, चीजें आसान नहीं। हम ये मान लेते हैं कि 2 डेंसर है और 1 रेयर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मानना, आप माने ना माने वो आपकी इच्छा के ऊपर है, काम चलता है इससे। आप देखें यहाँ पर रे आ रही है और यहाँ पर रे जा रही है। एनी हाउ आपने कुछ किया और इस रे पर मिरर को परपेंडिकुलर रख दिया, एक प्लेन मिरर लगाया और मिरर को परपेंडिकुलर रख दिया। परपेंडिकुलर रखा तो ये रे इधर गई और शायद अब ये रे वापस अपने पाथ पर जाएगी। ये कहने का मतलब है कि रे को भेजा, दूसरे मीडियम में गई, मुड़ गई, कोई बात नहीं, जा रही। पर अगर दोबारा से इस मीडियम में, सेकंड मीडियम में लाइट को रिट्रेस करा दिया जाए अपना पाथ, तो वो फर्स्ट मीडियम में भी अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है, खूब जम के आओ खेले। देखो बच्चा, ये है r, ये आई आर ना करके इसको बोल देते हैं θ1 और इसको बोल देते हैं θ2। तो पहले केस में क्या हो रहा है गौर से देखना, जब वो 1 से 2 में ट्रांसमिट हो रही है तो तुम लिखोगे बेटा sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 बाय n1। यही तो काम करोगे। अब गौर से देखना, sin θ1 i की जगह θ1 और r की जगह बेटा θ2 इक्वल टू n2 अपॉन n1, या फिर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़िया। अब साहब 2 से 1 का ट्रांसमिशन देखिए। जब इस लाइट को अपने ही पास से रिट्रेस करा दिया गया तो आपको एक फीलिंग आएगी कि अब ये इंसिडेंस का मीडियम हो गया और ये रिफ्रैक्शन का मीडियम हो गया। तो ये जो θ2 है ये पहले रिफ्रैक्शन का एंगल था, पर जब ये रे वापस जाएगी तो यहाँ पर तो इंसिडेंस हो रही है रे, तो लॉजिकली ये θ2 जो है वो इंसिडेंस का एंगल बन गया। तो हम लिख रहे होंगे बेटा sin i यानी θ2 अपॉन sin r, मुझे नहीं पता कितना है यार, इक्वल टू n2 बाय n1। n2 कौन है, जहां रे जा रही है, n1 कौन है, जहां से रे आ रही है। पहले 1 से 2 में आ रही थी तो 1 n1 था और 2 n2 था, और अब 2 से 1 में जा रही है तो 2 n1 है और 1 n2 है। तो इसका मतलब जा रही है n1 में और आ रही है n2 से। क्लियर है मेरी बात, याद रखने वाली बात है। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल बना दूं sin r अपॉन sin θ2 तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज n2 अपॉन n1 हो गई। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए और कहिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दो चीजों कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड बराबर निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो sin θ1 अपॉन sin θ2, जिसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी sin r अपॉन sin θ2। अरे ये तो कट गए, तो आपको क्या दिखाई दिया, sin θ1 की वैल्यू जो है वो sin r के बराबर है। इसका मतलब जो r है वो बेसिकली θ1 के बराबर है। तो यानी अगर i पे डालोगे r पे जाएगी, तो वापस अगर r पे डाल दोगे तो i पे दोबारा निकल जाएगी। ध्यान रखना, i पे डालोगे r पे जा रही, तो वापस अगर r पे डालोगे तो ऊपर i पर निकलेगी। ये कहलाता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो बच्चा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूं। ये यहां पर स्पीड बच्चा v1 और यहां पर स्पीड बच्चा v2। तो अगर रे फर्स्ट केस में यहां जा रही है 1 से 2, तो मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, क्योंकि आ रही है 1 से और जा रही है 2 में। जहां से आ रही है उसकी स्पीड ऊपर, जहां जा रही है उसकी स्पीड नीचे। अच्छा, अब अगर मैं सारी कहानी बदल दूं और जो ट्रांसमिशन है वो 2 से 1 में कर दूं तो क्या होगा, तो तुम कहोगे जा रही है 1 में, आ रही है 2 से, तो जहां जा रही है 1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से आ रही है 2 उसकी रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी बच्चा v2 अपॉन v1। कहोगे ये कैसे, तो हम कहेंगे यार कहां से आ रही है, तुम कहोगे 2 से आ रही, कहां जा रही है 1 में जा रही, जहां से लाइट आती है उसकी स्पीड ऊपर, जहां जाती है उसकी स्पीड नीचे। इसको बोलो बेटा और इसको बोलो इक्वेशन 2।
और यहां पर अब तुम कहने लग जाओ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस तरह की बातें सोचो। तो तुम गौर से देखना, तुम ये देखोगे कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 अपॉन v2, या थोड़ा इस तरह का ना करके इसका मैनिपुलेशन कर लेते हैं यार, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा और बनेगा तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा। इसका मतलब n21 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन n12 की वैल्यू, इस तरह सोच सकते हो। बड़ा छोटा बनेगा, वरना तो लंबा करना पड़ता है। और अगर नहीं फीलिंग आती तो ऐसे देख लो किसी चीज को, सेकंड इक्वेशन को, तो तुम ऐसे लिखो v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 अपॉन n12। ये टर्म और ये टर्म आइडेंटिकली सेम, तो इसका राइट वाला इसका लेफ्ट वाला बराबर होने चाहिए, वो हमने लिख दिया। तो जब ये इक्वेशन तुम लिखते हो कि n12 इक्वल टू 1 अपॉन n121, तो फिर आपको ये कहलाता है, ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली आपको जानकारी देता है रिवर्सिबिलिटी के बारे में। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये कहलाता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। ये क्लियर है मेरी बात? इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, ठीक, सरल आसान लल्लू सवाल है, वो बातें करेंगे प्रीवियस ईयर में। मान लो कि एक स्फीयर है, मैं सर्कल नहीं बोल रहा हूं, ये स्फीयर है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई एक लाइनमेंट ड्रॉ कर दी है, रेफरेंस के लिए डायामीटर है बेसिकली, और इस पर कोई एक रे गिराई जा रही है इस तरह से। जो रे गिराई जा रही है वो इस डायामीटर यानी नॉर्मल से 60 डिग्री पर है। तो ये रे जो है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेटा बेंड हो जाएगी, और जब बेंड हो गई तो दुनिया वाले कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो सेंटर से नॉर्मल बनाकर दिखाओ, तो हम नॉर्मल बना देंगे दूसरा। अब नॉर्मल के बाद ये रे जो है अवे फ्रॉम द सेंटर में नॉर्मल बेंड होगी तो ऐसे बेंड हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है बच्चा, ये रिफ्रैक्टेड रे है बच्चा, ये इमर्जेंट रे है बच्चा, ठीक, हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं। और ये रहा एंगल R, ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस। पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। अरे खतरनाक, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हो ना रेडियस दे रहे हो, तो निकालेंगे कैसे? अरे आराम से निकालेंगे, गौर से देखो। मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, मान लो, तो फर्स्ट केस में गौर से देखो, तुम लिखोगे sin 60 अपॉन sin r इक्वल टू n अपॉन 1। जा रही है n में, आ रही है 1 से, n2 अपॉन n1। अब सेकंड केस में देखना, अगर ये रेडियस r है तो लॉजिकली ये रेडियस भी r है, तो ये एंगल अगर r है तो फिर ये एंगल भी r, बराबर एंगल बराबर साइड, ये हो गया। अब अगर ये एंगल r है तो सेकंड केस में इस सरफेस के रिफ्रैक्शन में ये इंसिडेंस का एंगल है और ये रिफ्रैक्शन का एंगल है, तो चुपचाप से लगाओ sin i अपॉन sin r। देखो मैंने r और e लिखा और पढ़ा i और r। इंसिडेंस का एंगल r के बराबर और रिफ्रैक्शन का एंगल इमर्जेंस के बराबर। जा कहां रही है 1 में, आ कहां से रही है n से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जहां जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जहां से आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाता है। यार इसको रेसिप्रोकल ना बनाते तो हमने कहा बना दो, तो sin e अपॉन sin r इक्वल टू n अपॉन 1। अरे इसको इक्वेशन 2 बोलो और जहां तुमने पहले लिखा था उसे इक्वेशन 1 बोलो, और तुरंत अब चीखो कि सर फ्रॉम 1 एंड 2 दिख रहा है कि राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। sin 60 अपॉन sin r इक्वल टू sin e अपॉन sin r। तो तुम कहोगे कि यार ये तो कट गया, आंसर आया sin 60 इक्वल टू sin e, और तुम कहोगे यार e की वैल्यू तो दोबारा 60 आ गई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम होंगे। इसको तुम डायरेक्टली भी सोच सकते थे, कैसे सोचते बताता हूं। i पर आई तो r पर जा रही है, और अगर r पर आएगी तो i पर जाएगी। दोबारा सुनना, i पर आ रही है तो r पर जाएगी, और अगर r पर आ रही है तो फिर पहले मीडियम में i पर ही जाएगी। तो 60 के करस्पॉन्डिंग क्या रिफ्रैक्शन का एंगल है मुझे नहीं पता, लेकिन उसी रिफ्रैक्शन को अगर इंसिडेंस बना दिया जाए तो पक्का पक्का 60 ही आंसर आने वाला है, कुछ और नहीं आएगा। ये आपका रिवर्सिबिलिटी। सारी कहानी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे बेंडिंग होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे मुड़ते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे मुड़ते हैं, मैंने आपको बताया। अगले टर्न पे हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो बेंडिंग होती है, स्पीड में चेंज होने की वजह से जो बेंडिंग होती है, इस बेंडिंग की वजह से हमें इमेज कैसे कैसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोकेशंस पर परसीव होती हैं, वो बातें करेंगे। एपरेंट लोकेशंस ऑफ इमेजेस के बारे में हम बात करेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण से, जो हमें अपने डेली लाइफ में डिफरेंट मीडियम्स में दिखाई देता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन के डिफरेंट फिनोमेना से। फिलहाल आज के लेक्चर में खत्म करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। पूरे साल हमें देखिए, और जो यहाँ आरटी अकेडमी के बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा आपके पेपर में एग्जैक्टली वही आएगा। नाम मेरा इंद्रजीत सिंह, आरटी अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ। एपरेंट लोकेशंस ऑफ इमेज के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में।